गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपका क्या नाम हुआ? उज्जवल कुमार। जी सर। वही एक बार इंटरव्यू आपने दिया था पहले, कब दिया था? ये 67 इस 7 में क्या हुआ उसमें? कैसा मार्क्स कम कैसा है? बताओ। सर, उसमें सेलेक्ट हो गया हूँ अच्छा गुड। इसमें। कौन सा पोस्ट मिला? सर ब्लॉक ब्लॉक SC ST वेलफेयर। अच्छा ब्लॉक एससी है। कैसा मार्क्स कैसा इंटरव्यू में? सर 75 दिए। 25 था। चलिए, वेरी गुड। यहाँ मॉक में आप आए थे क्या? सर पिछली बार तो नहीं आया था। ये आया था इस वक्त। क्या नाम है आपका? उज्जवल। यस सर। लेकिन देखा वो लगता है लिखा हुआ है। क्या मशीन से आप क्या समझते हैं? सर मशीन का फंक्शन क्या होता है? फिर कोई भी ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल उस प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है और जिसका जो है आउटपुट एनर्जी जो है और इनपुट से ज़्यादा हो, उसको कहते हैं मशीन। और जो ह्यूमन के लिए काम को आसान कर दे, उसको मशीन बोलते हैं। आउटपुट एनर्जी इनपुट से ज़्यादा हो। ये सर, मतलब हमें कुछ मैकेनिकल एडवांटेज मिले उसमें। कोई एग्जाम्पल दीजिए तो ऐसा। सर जैसे कि हम सिंपल सा एक एग्जांपल ले सकते हैं सर, कैंची का। कैंची अगर है मान लीजिए सर, तो उसमें हम कम फोर्स से हम आसानी से चीज़ों को कट कर सकते हैं। तो वो एक मशीन की तरह वर्क, इस सिंपल मशीन का एग्जांपल हो। चिमटा में क्या होता है? चिमटा में ज़्यादा फोर्स से हम कम काम करते हैं। यस सर। नहीं, यस सर, वहाँ मैकेनिकल चिमटा एडवांटेज। में फोर्स ज़्यादा लगता है, यस सर, काम कम होता कम है। होता है। यस सर। तो उससे क्या फ़ायदा फिर हुआ? सर इससे हमें मतलब फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन वो मतलब स्पेसिफिक वर्क के लिए वो यूज होता है। जैसे अभी तक आपने कहा ना कि कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, यस सर। लेकिन चिमटे में तो वो खूबी नहीं है। सर जनरली ये डेफिनेशन है। कभी कभी मतलब चिमटा एक मशीन है, जी मशीन है सर। है ना? यस सर। तो उसमें फ़ायदा क्या होता है कि केवल आउटपुट ज़्यादा करना नहीं है, सर उसको प्लेस को डेविएट कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जी सर। और ये चिमटा जहाँ पर पकड़ता है रोटी को, जी वहाँ आग रहती है, जी जी हाथ से वो नहीं पकड़ सकते हैं, जी, नहीं पकड़ा नहीं। इसलिए यहाँ से दौड़ लगाते हैं, जी है ना? तो प्लेस ऑफ वर्क जो है उसको डिस्प्लेस कर देता है वो। इससे बेनिफिट हुआ ना, जी जी है ना? एक तो वो तो हो गया, जी या इनपुट ज़्यादा है फिर आउटपुट कम हो रहा है, जी ये एक फायदा हुआ। जी कि अदरवाइज आप वो काम कर ही नहीं सकते थे, जी। है ना? यही से हम वहाँ का काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पता नहीं था मुझे। हाँ, तो कैंटिलीवर जो लीवर है वो 3 तरह का होता है ना, जी जी उसमें चिमटा भी आता है लीवर, जी, एक तरह है ना? का। है ना? ठीक है। आपका तो प्लेइंग क्रिकेट हॉबी में आपने 2 चीज लिखा है, कुकिंग में लिखा है, यस सर। नहीं है? दोनों में कौन ज़्यादा है? सर क्रिकेट ज़्यादा है। क्रिकेट ज़्यादा है। क्रिकेट में कितने तरह से आउट होते हैं? 8, 10, 12, 16? सर एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, लेकिन मल्टीपल तरीके से आउट हो सकते हैं। गिनाइए कुछ प्रोसेस। जैसे नंबर तो बताना चाहिए। क्रिकेट अगर आपकी हॉबी है यस सर। तो कितने तरह से आउट होते हैं ये तो एकदम डेफिनेटली पता होना चाहिए। यस सर, ये काउंट नहीं कह सकते। सर इसमें जैसे कि क्लीन बोल्ड हो सकते हैं, कैच आउट हो सकता है, रन आउट हो सकता है, एलबीडब्ल्यू आउट हो सकता है, हिट विकेट आउट हो सकता है। और अभी जो नया रूल बना था उसके हिसाब से अगर आप टाइम से अगर अंदर नहीं आए। हाँ, तो उसके- क्या रखिएगा, कुल मिला 10 तरीका है आउट होने का। जी सर। 10 तरह से आउट हो सकते हैं, ओके है सर। ना? हाँ, सब तो जानना चाहिए ना। जी क्रिकेट में दूसरा क्या है? सर दूसरा एक बॉल का टाइप है जिसमें स्पिनर्स कराते हैं मेनली, जिसमें बॉल टर्न होती है अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा अच्छा। अच्छा, कोई बॉलिंग करने को आ रहा है, जी है ना? एक पिक्चर है क्रिकेट का, उसमें आप देख रहा है कि कोई बॉलिंग करने आ रहा है, जी फील्डिंग लगी हुई है। जी। तो पिक्चर देख के आप कैसे गेस कीजिएगा कि वो फास्ट बॉलिंग कर रहा है कि स्पिन बॉलिंग करने जा रहा है?
सर उसके शोल्डर की जो पोजीशन होती है, किसके? मतलब बॉलर के शोल्डर की पोजीशन होती है। अब बॉल तो खड़ा है हाथ में बॉल लेके, Yes, sir. उसके बाद बॉलिंग करेगा। वो स्टिल पिक्चर है, Yes. कोई वीडियो नहीं है, जी जी। है ना। बॉलर बॉल लेके खड़ा है, क्या समझे कि अब बैठ जा रहा है वो कि बॉलिंग करने के लिए, Yes. है ना। फील्ड सजा हुआ है, तो देख के समझना है कि फास्ट बॉलिंग होगा या स्पिनिंग बॉलिंग होगा। सर एक तो विकेट कीपर के पोजीशन को देख के समझ- पोजिशन Yes, sir. सबसे बड़ा चीज है ना, वही सबसे- है कि विकेट कीपर के पोजीशन अगर फास्ट बॉलिंग होना है तो तो विकेट कीपर बहुत पीछे खड़ा रहता है, Yes, sir. जी स्पिन में आगे खड़ा रहता है। जी। ये आपने सही बताया। दूसरा बॉलर का जो है सो स्टेपिंग डिस्टेंस क्या है इस पे भी डिपेंड। हाँ, मुझे डिसीजन नहीं मालूम पड़ेगा क्योंकि स्टिल पकड़ना है। Yes, sir. ठीक है। अब ऑप्शन क्या था? सर हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर। Yes, sir. हिंदी लिटरेचर से क्या समझते हैं? सर हिंदी जो हिंदी मतलब साहित्य, जी सर साहित्य। है ना। तो एक पन्ना में लिखा हुआ है कुछ, कोई वर्णन किया हुआ है, उसको हम साहित्य कब कहेंगे? सर साहित्य तब होता है जब वो पढ़ने के बाद मनुष्य के जीवन में जो पहले है वो उसके बाद न रहे, उसके जीवन में कुछ चेंज आए, वो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में लिखा जाए तो उसको साहित्य कह सकते हैं। वैसे और भी चीज़ें हैं। जैसे एक पन्ना लिख दिया गया कि ट्रैफिक रूल्स क्या क्या है, पुलिस सब है ना। पुलिस कैसे ग्रीन बत्ती होती है, कहीं पीली बत्ती में क्या करेंगे, लाल बत्ती में क्या करेंगे, वो एक बनाया हुआ है। जी सर। ये को साहित्य कहिएगा कि नहीं कहिएगा? सर ये साहित्य का एक टाइप हो सकता है कि वो निबंध हो या फिर वो कोई रूल का वर्णन हो। साहित्य में बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, तो ये तो हमने देखिए एग्जाम्पल दिया आपको ना, इसको इसके बारे में बताना है। ट्रैफिक रूल को डिस्क्राइब किया हुआ है, पुलिस सब तो वो साहित्य है या नहीं है? सर मुझे पता नहीं, सॉरी सर। है ना, साहित्य जाना चाहिए ना। यस साहित्य में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रस, जी सर। उसे भावपूर्ण होना चाहिए, भावना होनी चाहिए, जी सर। पढ़े कुछ दिमाग में लगे, कुछ दिल में लगे, मतलब जी सर। केवल अंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए बल्कि कुछ फीलिंग आना चाहिए उस पर, जी सर। समझे। साहित्य में जी रस जब तक नहीं होता तो साहित्य, रस कौन कौन से होते हैं? सर हाँ एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। दो चार रस भी बताओ कुछ। अब हिंदी साहित्य में जब ये है तो ये सब जाना चाहिए ना, जैसे तो जानना पड़ेगा ना। एक तो खुशी का रस होता है। खुशी का रस होता है। दिनकर किस रस के कवि थे? सर दिनकर वीर रस की कवि। तो वीर रस बताइए, कोई एक कविता बताइए दिनकर की जो वीर रस से आप्लावित हो। सर उन्होंने कुरुक्षेत्र उनकी रचना। आप पंक्ति बता दीजिए कोई एक। कुरुक्षेत्र में बहुत सारी कविताएं बताएं, यस सर। वो कोई भी एक लाइन बताओ। कृष्ण की चेतावनी है उनकी, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सधूम धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और लिखा। किसकी कविता है, किस ग्रंथ की है? ये सर ये कुरुक्षेत्र की रश्मि रथी। रश्मि रथी की। यस सर। अच्छा, रश्मि रथी का नायक कौन है? रश्मि रथी का नायक नायक हीरो किस पर वो लिखा गया है, उसका केंद्र में कौन है? नहीं पता। रश्मि रथी सिलेबस में नहीं था। तो साहित्य फिर क्या पढ़ते, जब रस नहीं समझते हैं? सर समझता हूँ तो पढ़ना बाद पड़ेगा। में होगी। अच्छा, अलंकार समझते हैं? अलंकार, यस सर। उपमा अलंकार में ये बताइए तो कि लक्षण क्या क्या है, सर कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं उसके उपमा अलंकार के? जब सर किसी की मतलब दूसरे से तुलना की जाए तो उसको बोलते हैं उपमा अलंकार। जैसे कि उसमें दो चीज़ें होती है, एक तो उपमेय होता है और एक उपमान होता है। उपमा अलंकार में चार चीजें होती है, दो चीज नहीं बल्कि चार होती है। चारों बताइए तो। ये तो आप सही आगे उपमा उपमेय जैसे है ना, उपमा और उपमेय, उपमान उपमेय। जैसे और दो उपमान जहाँ उपमान और उपमान और उपमेय हो उसमें कौन सा समास होता है? तो सर वो उपमेय और कर्मधारय हो बस। यस। अब बहुब्रीही कब लगता है? सर बहुब्रीही होता है जब उसका जो अर्थ हो वो मतलब
सिंपल मीनिंग से हटके कुछ विशेष मीनिंग। उदाहरण दीजिए। सर जैसे दशानन हो गया, ऐसे सिंपल मीनिंग उसके है 10 आनंद, लेकिन वो रावण के लिए यूज होता है। सर प्लीज। तो वही उपमान उपमेय हुआ। यस सर। एक साधारण धर्म होता है, यस सर। तो एक के समान। यस सर। और वो बताया था कि कौन सा गुण है। गुण है अवश्य का वाचक शब्द। जी जैसे तुम्हारा मुख चंद्र के समान सुंदर है, जी ये मुख हुआ, चंद्र हुआ, सुंदर हुआ और के समान, ये चारों अवयव हो गए। जी। अभी यस सर। उपमा और रूपक में क्या फर्क है? रूपक अलंकार एक होता है, यस सर। वो क्या होता है? उपमा से कैसे डिफरेंट है वो? उपमा के लिए सर उपमा में किसी से तुलना की जाती है और रूपक में वही चीज आ जाती है सेम। आज होती है मतलब जैसे कहा जाएगा दोनों एक ही है, नहीं, दोनों एक नहीं सर। ऐसा कहा जाता है। जी, दोनों में थोड़ा जैसे सा। तुम्हारा मुख चंद्र के समान सुंदर है, जैसे ये उपमा हो गया। जैसे और तुम्हारा मुख चंद्र है, चंद्र, जैसे ये रूपक हो गया। रूपक सेम ही हो जाता है वो। नो उससे समान सुंदर कुछ नहीं, तुम्हारा मुख जो है चंद्र ही है जी ना? वैसे। उसमें आरोप हो जाता है, जी उपमेय में उपमान का आरोप। वैसे। ठीक है। आपकी सिलेक्शन हुई है बीपीएससी में एज ए ब्लॉक एससी एंड एसटी वेलफेयर ऑफिसर। यस Whether Bihar comes under the Schedule 5 of the Constitution? Schedule 5 क्या है? फिर शेड्यूल 5 है, जो भी शेड्यूल ट्राइब्स है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शेड्यूल 5 बनाया गया है, लेकिन इसमें बिहार नहीं है सर। उसमें 4 स्टेट है और बिहार उसमें नहीं आता सर। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए मैं आपके नॉलेज के लिए थोड़ा सा बोल देता हूँ। यस सर। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के डेवलपमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 5 रखा गया है यस सर। और शेड्यूल 5 में इसकी प्लेसमेंट की गई है। बिहार को छोड़ के 10 स्टेट्स हैं जो कि शेड्यूल 5 से कंट्रोल होते हैं और अदर देन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो कि शेड्यूल 6 में आते हैं, जहाँ की ऑटोनोमस काउंसिल की एस्टेब्लिशमेंट की गई। यस सर। बिहार का एससी का पॉपुलेशन बता सकते हैं कितने शेड्यूल कास्ट हैं परसेंटेज वाइज? यस सर। बिहार में सर एससी शेड्यूल कास्ट जैसे लगभग 14-15% के आसपास। अच्छा, और शेड्यूल ट्राइब? ट्राइब सर 2%। इसी कारण से रिजर्वेशन में जो है सो यस सर। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन को बड़ा फ्लक्चुएट किया गया है। शेड्यूल कास्ट को ज़्यादा दिया गया है, शेड्यूल ट्राइब को कम दिया गया है। यस सर। 22.5% देना है, उसमें जो है सो शेड्यूल ट्राइब को कम दिया गया। कम देंगे। यस। मान लीजिए कि आपके ब्लॉक में शेड्यूल कास्ट एम्पल भरे हुए हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए आप क्या स्कीम को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जहाँ की लोग जो हैं सो मैक्सिमम बहुसंख्यक लोग जो है सो फॉरवर्ड क्लासेस के हैं? यस सर। तो सर बिहार गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है जो शेड्यूल कास्ट के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है। जैसे कि सबसे पहले तो उनके एजुकेशन से रिलेटेड जैसे उनके लिए जो छात्रवृत्ति योजनाएं हैं उनका लाभ हम दिलवा सकते हैं उनको। इसके अलावा जो उनके लिए पोशाक है और इसके अलावा कुछ स्पेशल स्कूल्स को स्थापित किए गए, जैसे अम्बेडकर स्कूल है, ये सब उनके लिए स्पेशली उनके लिए एससीज के लिए किया गया है। और इसके अलावा सर चूँकि फॉरवर्ड्स अगर ज़्यादा है तो हो सकता है कि कुछ वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जैसे इशू हो सकते हैं, तो इसके लिए बिहार गवर्नमेंट मतलब स्टेट एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 के तहत इसका प्रावधान किया गया और सर इसके अलावा हम आर्टिकल 23-24 को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वहाँ पे कि बच्चों को जो है किसी कानून इस काम में नहीं लगाया जा सके। और सर इसके अलावा सर रोज़गार के भी जो है जैसे कि अभी 7 निश्चय 2 योजना में भी जो है उनके लिए
SC/ST उद्यमी योजना चलाई जा रही है, जिसके चल उनको रोज़गार मिल सकता है। और अभी गवर्नमेंट ने अभी ई व्हीकल पॉलिसी लाई थी, उसमें भी जैसे बस खरीदते हो तो उनको 5 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा हर प्रखंड में। मतलब बिहार सरकार के पॉलिसीज़ को आप इम्प्लीमेंट करेंगे? यस सर। और स्पॉट पर डिसीजन लेकर के फिर फैसला करेंगे? यस सर। जैसा प्रॉब्लम वैसा फैसला। वही सर। आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को का डिफरेंसेस बताइए। सर, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है कि सीधे हम जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके लिए इलेक्शन करते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है। लेकिन जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है उसमें हम पहले अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं, उनको जो अलग अलग जो इलेक्शन क्षेत्रों में बांटा जाता है, और फिर वो जो है अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सरकार चुनते हैं। एक वर्ड इवॉल्व हुआ, डिलिमिटेशन। यस सर। कैन यू डिफाइन डिलिमिटेशन? डिलिमिटेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये कि जो भी जनगणना होगी, इसके बाद जो जनगणना में बढ़ोतरी होगी तो हमें निर्वाचन क्षेत्रों में भी चेंज करने की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया, जो हर बार जो है जनगणना के बाद उनको ये काम है कि वो निर्वाचन क्षेत्रों का दोबारा से उसको पुनर्समायोजित कर सके। यस। तो नारी शक्ति बंधन योजना जो एक्ट बनी, उसको बताइए। सर, ये गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा स्टेप है ना, जिससे महिलाओं को लोकसभा में और सभी विधानसभाओं में 33% आरक्षण दिया जाएगा। और इस योजना को 15 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। फिलहाल शुरू में संसद चाहे तो इसको बढ़ा सकती है। और इसके अलावा इसमें जो भी जैसे SC/ST और OBC का जो रिजर्वेशन है इसके अंडर में ही रखा गया है। और इसमें जो है इससे क्या होगा सर, वुमेन जो महिला सशक्तिकरण जो अभी सभी दिशाओं में है, सामाजिक आर्थिक दिशा में चल रहा है, लेकिन राजनीतिक दिशा में अभी तक नहीं हो पाया था, और उसकी ओर एक बहुत बड़ा ये कदम होगा। महिला सशक्तिकरण से क्या समझते हैं? सर, महिला सशक्तिकरण का मतलब है महिलाओं का खुद से निर्णय लेना। जब वो किसी भी क्षेत्र में खुद से निर्णय लेने के लायक हो जाती है तो इस जो प्रक्रिया है उसको महिला सशक्तिकरण। इसके लिए आप अपने एरियाज़ में क्या करेंगे? सर, इसके लिए हम सबसे पहले तो शिक्षा पर बढ़ावा देना चाहेंगे कि अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो वो अपने डिसीजन खुद ले पाएंगी। इसके अलावा सर, इसका एक मेन पहलू है आर्थिक सशक्तिकरण। अगर महिलाएं जॉब्स में जाएंगी तो जॉब्स में जाने के बाद वो अपने डिसीजंस को खुद ले सकती है। और इसके अलावा जॉब के अलावा भी कुछ स्वरोजगार और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, गवर्नमेंट ने अपनी बजट और इकोनॉमिक स्वरोजगार योजना और जॉब लगना, इस दोनों में जॉब तो कॉमन है। यस सर। तो फिर दोनों को डिफरेंशिएट क्यों किए? सर, स्वरोजगार है कि अपने बल पे। तो वो क्या जॉब नहीं है? सर, वो भी जॉब है सर। वो तो ज़्यादा बेहतर जॉब है कि आप ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय बनाते हैं। यस सर। तो उसको लोग, बिहार के लोग जॉब क्यों नहीं मानते हैं? इस पे जवाब दीजिए। ये हमारा जो है सोशल मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि हम जो है अगर गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तभी उसको जॉब मानते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, और इसका एक रीजन सर यहाँ प्राइवेटाइजेशन का नहीं होना भी है। यस सर, क्योंकि इंडस्ट्री ज़्यादा लगी नहीं तो लोगों को कभी पता ही नहीं चल पाया। अभी हम लोगों ने, बिहार सरकार ने, मतलब हम लोग कहने का मतलब बिहार सरकार से है, बिहार सरकार ने स्टार्टअप पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन दिया है। तो आपको लगता है कि स्टार्टअप के लिए जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है वो सशक्त है? यस सर, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है स्टार्टअप के ऊपर, सर वो काफ़ी ज़्यादा एक तो निवेश के ऊपर है कि ये बाहर से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स को लेके आ रही है, तो इससे जो है काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ऊपर से गवर्नमेंट की एक पॉलिसी इथेनॉल को लेके है, तो इथेनॉल प्रोडक्शन में हम जो है एक सुपर पावर बन सकते हैं और मतलब लीड कर सकते हैं इंडिया में। और इसके अलावा सर, जो अभी ई व्हीकल पॉलिसी हुई है उसमें जी हमारा प्लान है कि 2028 तक हम कम से कम 15% ई व्हीकल जो है बिहार के अंडर में वो कर देंगे। बिहार पुलिस सर्विस में आपका चॉइस है? यस सर। हाइट वगैरह प्रॉपर है? यस सर। तो
अभी जो है सो बिहार भारत में कुछ परिवर्तन लाए गए आईपीसी में, यस सर। उसमें साक्ष्य अधिनियम में कुछ परिवर्तन लाया गया, यस सर। उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? सर ये मैंने अभी पढ़ा नहीं है सर। ओके, सॉरी। गुड। आप पूछिए। ये बताइए, गवर्नमेंट जॉब का एक जो आकर्षण था यस सर। वो था पेंशन स्कीम। यस सर। सरकार उससे विड्रॉ कर ली, Yes. ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है, अब न्यू पेंशन स्कीम चल रहा है। यस आप इसमें से किसे अच्छा मानते हैं? सर, दोनों के अपने लाभ और हानियाँ हैं और ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है, ओपीएस लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपका ओपिनियन क्या है? यस सर, मेरे हिसाब से न्यू पेंशन स्कीम अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि जो पहले लोग ओल्ड पेंशन स्कीम लोग चाहते हैं ताकि उनको सुविधाएं मिल सके, लेकिन अगर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है न्यू, जिसमें न्यू पेंशन स्कीम में कि हम मार्केट ट्रेडिंग के आधार पे जो है पेंशन देंगे, जो हम पैसे हम अपना जो है उसमें जो कटेगा हमारा जो पैसे उसमें से डिडक्ट होंगे, उसी पैसे के आधार पर जो है हमारा पेंशन होगा। तो जो पैसे बचेंगे उसको विकास के कामों में उपयोग किया जा सकता है और ये ऐसा हर फील्ड में कराया जा सकता है। तो ये गवर्नमेंट की योजना जो एक पॉजिटिव इंटेंट को लेके आई है और इस पर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा, चल, बहुत बहुत धन्यवाद। एक केवल लास्ट क्वेश्चन आप हमको बता दें कि आप राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं? सर, राष्ट्रवाद एक मॉडर्न सोच है जिसमें जिसको अनसर्ट रन ने पहली बार परिभाषित किया था। उन्होंने कहा था कि जब जाति, धर्म या फिर संप्रदाय या फिर लिंग, जब उसमें एक रूपता की भावना जब आती है हमें, उसके आधार पे, ये किसी भी चीज़ के आधार पे आ सकती है, तो हमारे अंदर जो एक भावनात्मक विकास होता है उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। ओके, तो प्रखर राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद में क्या फर्क है? सर, प्रखर राष्ट्रवाद जब हम राष्ट्र के लिए सोचते हैं एक सकारात्मक अवधारणा के साथ, और हमारा जब हम राष्ट्र के लिए जब हम दूसरे राष्ट्रों को भी सम्मान देते हैं उसमें, और तब वो प्रखर राष्ट्रवाद है। उग्र राष्ट्रवाद का मतलब है सर अपने राष्ट्रवाद को दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा समझना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। थोड़ा करंट आपको कभी काम आए यस तो रिसेंट सब पढ़ जाएंगे, सर। है ना? फसल जवाब था वो ठीक है। और बेटा, मैं सिर्फ एक कमी पाया हूँ तुम में, यस वो जो टाई लगाए हो ना, यस सर। उसमें जो अंदर वाला पोर्शन है Yes, उसको कोशिश करो इस तरह से नॉट डेवलप करो कि बाहर वाला पोर्शन ज़्यादा दूर पे आए, अंदर वाला पोर्शन नहीं आए Yes, बाहर, समझे? तो वो थोड़ा सा ऑड लग रहा है, तुम्हारे पर्सनालिटी के साथ मैच नहीं कर रहा है। एक्चुअली यू आर फुल्ली ये प्रिपेयर्ड, पर थोड़ा सा उसमें कमी है, तो थोड़ा सा टाई का नॉट बनाना ढंग से करो। नहीं होता है तो अंदर में जो है ना सो उसको क्लिप से बांध लो, या फिर उसका जो पॉकेट है उसमें डाल करके थोड़ा सा ये कर लो, जी सर। तो टाई भी सुटेबल एक परचेज कर लो। ओके सर। तो टेढ़ा तो सीधा कर लेगा। हाँ, बस यही एक कमी जो है मैं फर्स्ट लुक में जो ऑब्जर्व किया हूँ, बस इतना ही कमी है तुम में। शूज़ वगैरह में बेल पॉलिश करके रखना उस दिन, सो दैट कि पर्सनालिटी खिले। तो सर, और जाते समय जो है सो विश जो है सो बड़ा प्रॉपर होना चाहिए। कुछ चीज़ों में कमी है तुम में, तुम ही बताओ कि क्या कमी है। पिछले इंटरव्यू से अभी के इंटरव्यू में क्या कमी है, पिछले इंटरव्यू से लेकर के अभी तक के इंटरव्यू में क्या कमी पाए? तो करंट अफेयर अपडेट नहीं है इतने दिनों में, तो ये तो गलत बात है। हिंदी भी थोड़ा देखो हुआ, यस सर। हिंदी में आपकी पकड़ कमजोर है। Yes. सर ने जितने प्रश्न किए हैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसको आपको जानना चाहिए। यस सर। थोड़ा जोर और जोर बोलना उसे। हाँ, जी सर। हिंदी को थोड़ा सा नहीं। आप देखिए, बिहार के साहित्यकार जो प्रमुख सब हैं, यस सर। प्रमुख रचनाएं हैं, ये भी सब देखिए, लेटेस्ट कौन कौन से बुक्स। क्योंकि ऑलरेडी तुम जॉब में आ चुके हो ना, तो तुमसे अब जो है सो बात भी करेगा ना तो इंडियन पोलाइटी पे बात करेगा कम। अब तुमसे जो है सो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा कि जो जिसमें तुम फंस सको। यस सर।
मेंबर्स एक बार तुम्हारा बायोडाटा जो भी रहता है उनके सामने या तुमसे सुनते हैं, उसके आधार पे वो तय कर लेते हैं कि हमको क्या करना है। जी सर। तो यू शुड ट्राई योर लेवल बेस्ट। थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करना शुरू करो, जैसे ये सब जो आईपीसी में बदलाव आया, ये सब चीज को पढ़ लो, थोड़ा सा स्मार्ट पुलिसिंग पढ़ लो, थोड़ा सिचुएशन बेस्ड वर्क को कर लो, एक आध सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी उठेंगे तो उसको कर लो, इस तरह से करके देखो। ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देगा वहीं के वहीं पे। क्योंकि ऑलरेडी जॉब में आए हुए हो तो इससे इन्हांस करने के लिए थोड़ा सा मेहनत चाहिए। इसका बेसिक्स कितना है? इसका ये जो जॉब का इसका लेवल 7 है। तो अगर पूछेगा कि क्यों जो है सो जाना चाहते हो, तो सीधा जवाब है कि हर आदमी अपना सैलरी जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा की ओर ले जाना चाहता है विथ अदर वर्क्स, तो उस पर एक जवाब तैयार कर लेना। यस, ठीक है। पेंशन स्कीम के बारे में जो मैंने आपसे बताया, तो सरकार की नीति जो लगाए, लेकिन पेंशन के पीछे का उद्देश्य क्या था, किसको आपको सोचना चाहिए थोड़ा सा। मैं आपको थोड़ा क्लियरिफाई करता हूँ। पेंशन तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में आया, वो एक तरह से सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा थी। जिस व्यक्ति ने 30-35 साल तक सरकार की सेवा की, उसके बाद जब वो आम जीवन जिएगा तो उसको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि समाज में तो पूरा जीवन का सृजनात्मकता तो सरकार में बिता दिया हो, अपने लिए तो कुछ किया नहीं, केवल खाया। तो उस एज में उसको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। यस सर। अब मान लीजिए कि आप रिटायर करते हो, आपकी सैलरी होती है 2 लाख रुपए, और अगले ही दिन आपकी सैलरी घट करके न्यू पेंशन स्कीम हो जाती है 10,000 रुपये। बहुत कम हो रही है, मैं आपसे बता रहा हूँ जो रिटायर हो रहे हैं। यस सर। तो जो आदमी का लेवल जो है, जीने का स्तर कितना है, 2 लाख रुपए का, उस स्तर से जी रहा है, एकदम से रिड्यूस हो गया 10%, 5% पर आने, तो उसको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है। इसलिए सरकार ने पेंशन स्कीम लगाया था, ओल्ड पेंशन स्कीम। जी सर। इसी को ध्यान में रख के लोग मांग करते हैं कि अगर आप हमको देंगे, भले उसमें सुधार कर दिया जाए, उसमें कुछ करें, लेकिन वो लागू हो, ये डिमांड है लोगों का। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ओल्ड पेंशन स्कीम सही है, लेकिन सरकार की अपनी जो ज़रूरतें हैं, आम जनता की ज़रूरतें, उसको ध्यान में रखेगा सरकार करती है, तो चलो ये भी सही समझ रहे हैं क्या। बाकी चीज़ आपका सही है, अगर साहित्य को आपने ठीक से देख लिया, बोल भी सही रहे हो, और उच्चारण जितना आप बोले थोड़ा सा जोर से बोलिएगा, और रस, अलंकार, ये सब एक बार देख लीजिएगा। और प्रमुख रचनाएं जो आप बीए वगैरह में चलती है ना, उसको तो आप जरूर एक बार देख लीजिए, बहुत कॉमन है। यस जी सर। निराला क्या है, निराला की 4 किताबें, दिनकर की किताबें, जो बहुत साहित्य में कॉमन है, जी सर, उसको आपको जानना चाहिए। बाकी सही है। और 2 में से कोई एक ही हॉबी रखो, दोनों मत रखो, सही। अगर क्रिकेट में कंफर्म हो, इतना सारा आंसर्स दे सकते हो, तो क्रिकेट ही रखो, कुकिंग हटाओ। ठीक है। और थोड़ा सा क्रिकेट में जो है सो इंडिया का अचीवमेंट वगैरह पे कंसंट्रेट करना। लेटेस्ट भी जो नया नया आया इस बार, सबको एक बार देख लीजिएगा, रिफ्रेश कर लीजिएगा जीएस के रूप में। जी सर। चलो, वीमेंस क्रिकेट वगैरह वगैरह सब देख लीजिए सर। कागज। थैंक यू सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया कीजिएगा। होपफुल है कि आपका अपग्रेडेशन होगा इसका। ठीक, थैंक्स।